हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, 12th क्लास की केमिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। और इस चैप्टर के अंदर अभी तक हम सॉलिड्स के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में एक्चुअली बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि वो किस तरह से बनी होती है, यूनिट सेल क्या चीज होती है, यूनिट सेल के अंदर किस तरह से एटम्स अरेंज होते हैं, कितने टाइप्स की यूनिट सेल होती है, हर एक यूनिट सेल के अंदर क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कितने एटम्स होते हैं और कितनी उसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं कि एक्चुअल में जब पैकिंग होती है एटम्स की तो वो किस तरह से होती है। एक्चुअल में जो पैकिंग होती है किस तरह से होती है, एटम्स एक दूसरे टच होके रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि क्लोज पैकिंग वहां पे हो रखी है। तो हमें अब यही देखना है कि विजुअलाइज करना है कि जो क्लोज पैकिंग होती है किस तरह से होती है। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आती है वॉइड्स। वॉइड्स कितने तरह की होंगी वो हमें इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद ही पता चलेगा। वॉइड जो रहती है, हमने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, वॉइड क्या होती है, खाली जगह होती है। लेकिन उस खाली जगह की शेप कैसी होगी, उस शेप को देखने के लिए आपको ये पता करना होगा कि एटम्स किस तरह से अरेंज है, तभी उनके बीच में कोई खाली जगह आप देख पाओगे। उस खाली जगह जो रहती है, जो वॉइड जो रहती है, उनकी टाइप्स आप पढ़ोगे। और इन वॉइड्स का आगे काफी जगह पे यूज किया जाता है, फॉर्मूले वगैरह बनाने में जब पूछा जाता है तब इन वॉइड्स का यूज किया जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चीज टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम है पैकिंग इन या क्लोज पैकिंग इन 1D 2D और 3D एंड वॉइड्स। तो ये आपका आज का टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हेडिंग हम कवर करने वाले हैं वो है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। सबसे पहले तो आप ये चीज समझ लीजिए कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन ये क्या चीजें होती है। 0 डायमेंशन, क्या 0 डायमेंशन भी कोई चीज होती है। देखो, अगर मैं बात करता हूं कि हमें किसी चीज को मेजर करना है, जैसे इस रूम को अगर मेजर करना है तो इस रूम के अंदर कुछ लंबाई है, कुछ चौड़ाई है, कुछ ऊंचाई है, मानते हैं इस चीज को। अगर मैं बात करता हूं कि एक दीवार को आपको क्या करना है, या इस ब्लैक बोर्ड को क्या, इस व्हाइट बोर्ड को क्या करना है, आपको मेजर करना है, इसके पैरामीटर्स आपको बताना है, तो आप इसमें क्या बताओगे, लंबाई और चौड़ाई बताओगे। इसकी ऊंचाई, इसकी जो मोटाई रहेगी, इसकी विड्थ जो रहेगी वो उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी की इसकी लंबाई और चौड़ाई है। तो मैं बोल सकता हूं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई आपने बता दी तो इसकी जो मोटाई है वो बताने की जरूरत नहीं रहेगी। वो कैसी है, वो लेस सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि आपके पास एक रस्सी है, आपके पास एक बहुत लंबी रस्सी है, तो उस रस्सी की अगर आपको क्या बतानी है, पैरामीटर्स बताने, तो आप उस रस्सी की लंबाई ही बताओगे, क्या उसकी भी चौड़ाई और मोटाई बताओगे। अगर उस रस्सी की जो लंबाई है वो बहुत ज्यादा है, उसकी मोटाई जो बहुत कम है, तो इसका मतलब उसकी जो मोटाई रहेगी वो क्या रहेगी भाई, वो बहुत ही कम सिग्निफिकेंट रहेंगी। तो हम बोलते हैं कि आपके पास कुछ चीजें हैं जिनको मेजर करने के लिए कई बार तो हम एक ही पैरामीटर यूज कर रहे हैं, कई बार हम 2 पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं, कुछ एक बार हम 3 पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमने सबसे पहले बात करी एक लाइन की। अगर आपके पास एक लाइन आ जाती है तो लाइन जो होती है वो 1 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगी। रस्सी जो है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मैं बात करता हूं एक प्लेन की, फॉर एग्जाम्पल ये जो व्हाइट बोर्ड था ये प्लेन को मेजर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो रहेगा ये 2 डायमेंशन बोला जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो रहेगा वो हम बोलते हैं, जैसे कि हम एक क्यूब की बात कर लेते हैं। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम क्यूब्स ही लेके चलेंगे, जो सेल्स हम लेके चल रहे हैं वो क्यूबिक होती है। तो 3D का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जिसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई जो रहती है वो रहती है, एक प्लेन के अंदर नहीं रखा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस डस्टर की बात करता हूँ तो इसकी कुछ लंबाई है, इसकी कुछ चौड़ाई है और इसकी कुछ मोटाई भी है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें जो हैं ये बहुत ज्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है, तो तीनों का सिग्निफिकेंस कुछ ना कुछ है। तो क्यूब जो रहता है, क्यूबॉइड जो रहते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो एक 3D ऑब्जेक्ट रहेंगे, वो 3D को रिप्रेजेंट करेंगे। कितनी चीज समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जब 1 डायमेंशन की बात करते हैं, एक लाइन के अंदर एटम्स की क्लोज पैकिंग कैसे होगी। तो क्लोज पैकिंग करने का हमने पहले बता रखा है। क्लोज पैकिंग करने का मतलब क्या है, आपस में टच करके आपको पैक कराना है एटम्स को। और 1D मतलब एक लाइन के अंदर, तो एक एटम मान लिया आपने ये रख दिया यहाँ पे, दूसरा एटम ये रख दिया, तीसरा एटम ये रख दिया, चौथा यहाँ पे रख दिया, और इस तरह से बहुत सारे एटम्स को क्या करते चले गए, आप अरेंज करते चले गए। तो एक लाइन की तरह का अरेंजमेंट बन गया। इस लाइन की तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, बस इसी को बोला जाता है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। आसान है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है 1 डायमेंशन क्या होता है, 2 डायमेंशन क्या होता है, 3 डायमेंशन क्या होता है। 1D का मतलब एक लाइन की तरह से आपको अरेंज करना है, एक लाइन में आपको एटम्स को अरेंज करना है। 2D का मतलब क्या है कि एटम्स को आपको एक प्लेन के अंदर अरेंज करना है, और 3D का मतलब क्यूब के अंदर आपको एटम्स को अरेंज करना है। इसके बाद मैंने बोला है कि जब 1 डायमेंशन के अंदर क्लोज पैकिंग करनी है, तो क्लोज पैकिंग मतलब आपको लाइन के अंदर एटम्स को टच करा के
बहुत ही क्लोजली पैक कर देना है, एक दूसरे के अंदर नहीं घुसा देना। इतना क्लोज पैकिंग नहीं होती है, कितनी क्लोज पैकिंग हो, बस आपस में टच कर रहे होते हैं वो। जब आप इसका डायग्राम बनाओ तो इसको क्या बना लेना, क्योंकि एक सीधी सीधी एक लाइन के अंदर ये आइटम्स का अरेंजमेंट हो रखा है, एक लाइन के अंदर अरेंजमेंट हो रखा है ये, ठीक है। सेकंड जो टॉपिक आता है वो आता है आपका क्या, यहां पे लिख देता हूं मैं, क्लोज पैकिंग इन 2D। 2D के अंदर क्लोज पैकिंग किस तरह से होती है, देखो एक वन डायमेंशनल लाइन आपके पास, उस लाइन नीचे एक और लाइन रख दी, उसके नीचे एक और लाइन रख दी, एक और लाइन रख दी, एक और लाइन रख दी, तो क्या बनता जाएगा, वही प्लेन बन जाएगा। ऐसे ही तो होता है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं बात करता हूं कि अगर मैं इस मार्कर की बात करता हूं, ये जो मार्कर जो आपके सामने है ये वन डायमेंशनल आप इसको बोल सकते हो। लेकिन अगर मैं बहुत सारे मार्कर इस तरह से एक दूसरे के साथ साथ क्या करता जाता हूँ, अरेंज करता जाता हूँ, बहुत सारे मार्कर इसके साथ साथ क्या कर देता हूँ, अरेंज कर देता हूँ, तो अब क्या होता जाएगा, अब ये एक 2D प्लेन के अंदर कन्वर्ट होता चला जाएगा। क्या ये प्लेन के अंदर कन्वर्ट हो गया है कि नहीं। तो इस तरह से अगर आप बहुत सारे मार्कर्स को अरेंज करते जाते हैं तो उससे क्या बन जाएगा, उससे एक प्लेन बन जाएगा। एक मार्कर अकेला कैसा था, वन डायमेंशन था, बहुत सारे मिले तो कैसे हो गए, 2 डायमेंशन हो गए। तो बस इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि अगर 1D को ही एक दूसरे के ऊपर नीचे हम अरेंज करते जाते, एक साथ अरेंज करते जाते हैं, तो हम क्या बोल देंगे उसको, वो 2D बन गया है। तो 2D में अरेंजमेंट करने के एक्चुअल में 2 तरीके होते हैं। किस तरह से 2 तरीके होते हैं, देखो पहला तरीका तो ये है कि जैसे हमने 1D के अंदर अरेंजमेंट किया था, 1D के अंदर अरेंजमेंट कैसे किया था, मैंने ये एटम्स बनाए थे और इन एटम्स को इस तरह से 1D के अंदर अरेंज कर दिया, ठीक है। इस अरेंजमेंट को क्या बोल रहा हूं, इस अरेंजमेंट को मैं बोलता हूं कि ये ए टाइप का अरेंजमेंट है, ठीक है। इसके जैसा एक और अरेंजमेंट मैं इसके जस्ट ऊपर रख देता हूं, मतलब एक और जो लाइन रहेगी इस तरह की, इसके जस्ट ऊपर यहां पर मैंने एक और एटम रख दिया, यहां पर मैंने एक और एटम रख दिया, ये एक और एटम हो गया, ये एक और एटम हो गया। और इस तरह से इस अरेंजमेंट को भी क्या बोल सकता हूं, ये भी ए टाइप का ही अरेंजमेंट है, उसी तरह का अरेंजमेंट है कि नहीं। फिर दोबारा से इसी तरह का अरेंजमेंट इसके ऊपर रख दिया, इसकी तरह का एटम ये हो गया, ये नेक्स्ट एटम हो गया, ये थर्ड एटम हो गया, फोर्थ एटम हो गया, ये फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ, सेवेंथ और ये एट्थ। इस तरह से एटम रखते जा रहे हैं। इस बार फिर एक और ए रख दिया तो इस तरह एक प्लेन लगने लगेगा। मैं एक बार और रख के दिखा देता हूं, आप नीचे भी रख सकते हो। तो इस तरह आप देखेंगे कि इस तरह से एक प्लेन बनता जा रहा है ना। जैसे व्हाइट बोर्ड होता है वैसे की इसकी कुछ लंबाई है, इसकी कुछ चौड़ाई भी है। पहले क्या था, पहले खाली लंबाई थी एटम्स की, है कि नहीं, वो अरेंज इस तरह से होती है, खाली लंबाई थी, चौड़ाई नहीं थी। एटम्स की चौड़ाई कितनी होती है, बहुत ही कम होती है, तो बहुत कम सिग्निफिकेंट रहेगा वो। लेकिन अगर बहुत सारे एटम्स को आप इस तरह से रखते जाते हैं तो इस तरह से एक 2D अरेंजमेंट बन जाता है। इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं, पहली जो लेयर है वो ए है, दूसरी लेयर भी ए है, फिर पहली वाली ए लिख देता हूं, फिर दूसरी वाली ए आ गई, तो ए टाइप का अरेंजमेंट हो गया। इस तरह लिखता हूं मैं, एक साथ रखना आपको, ए टाइप अरेंजमेंट हो गया। एक दूसरा तरीका जो मैं बात कर रहा था वो कैसा तरीका है, पहले मैं फिर दोबारा से ए बनाता हूं, ये ए टाइप का अरेंजमेंट मैं बना रहा हूं। देखो एटम्स का जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम रखने की कोशिश करना। हो सकता है यहाँ पे वाले एटम सेम ना हो, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा आपको कैसा लगेगा, अलग लगेगा। आपको करना क्या है कि ये जो अरेंजमेंट हो गया ये ए टाइप का अरेंजमेंट हो गया, वैसा अरेंजमेंट हम लेके चल रहे हैं। अभी मैं क्या करता हूं, जो दूसरी लेयर आ रही है उसको इनके एग्जैक्टली ऊपर नहीं रखता हूं। कहां रखता हूं कि ये जो नेक्स्ट एटम है नेक्स्ट लेयर का, उसको मैं इस खाली जगह में रख देता हूं। ये जो डिप्रेशन है, ये जो एक बीच में क्या बना हुआ है, डिप्रेशन बना हुआ है, इस डिप्रेशन के अंदर आपने इस तरह से एक एटम को रख दिया। इसके बाद नेक्स्ट एटम को नेक्स्ट डिप्रेशन में रख दिया, नेक्स्ट एटम को नेक्स्ट डिप्रेशन में रख दिया, इसके बाद इस डिप्रेशन में रख दिया। ये जो गड्ढे बने हुए हैं मतलब इनके अंदर आपने इन एटम्स को फंसा दिया। इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। हमारे पास बहुत सारे एटम्स है, एटम्स की कमी नहीं है, तो आप रख सकते हो जितने भी चाहो उतने। अगर आप यहां तक भी दिखाते हो तो भी ठीक है। अब ये जो अरेंजमेंट था ए और ये जो दूसरा अरेंजमेंट है ये एग्जैक्टली सेम नहीं है। इस लेयर को थोड़ा सा आगे सरका दिया तो हमने दूसरी तरह की ये लेयर मिली है। इस तरह बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि दूसरा जो अरेंजमेंट है उसको मैं बोलता हूं बी टाइप अरेंजमेंट, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है।
अब जो फिर दोबारा मैं क्या करता हूं, एक तो ये कर सकता हूं कि इन डिप्रेशन के बीच में मैं फिर दोबारा एटम रख सकता हूं। देखो इस तरह एटम रख दिया, इस तरह एटम रख दिया, यहां पे इन डिप्रेशंस के बीच में मैं एटम रखता जा रहा हूं। पहले वाले केस में हमने क्या किया था, वहां पे हमने किया था कि एटम्स को जस्ट एक दूसरे के ऊपर अलाइन किया है, हेड टू हेड इस तरह आप रखते जा रहे हैं। और यहां पे क्या कर रहे हैं, एटम्स को इन डिप्रेशंस के बीच में रख रहे हैं इस तरह से। एक इधर भी रख सकता हूं मैं चाहूं तो। अब देखो क्या पहली और तीसरी लेयर जो है वो सेम नहीं है। ये जो एक लाइन चली थी और ये जो लाइन चली थी ये सेम नहीं है, ये सेम है। तो इसका मतलब ये कौन सी लेयर होगी, ये भी ए हो गई। फिर दोबारा अगर आप डिप्रेशंस में रखते हो तो मैं डिप्रेशन में यहां पे रख रहा हूं। डायग्राम थोड़ा सफाई से बना लेना आप लोग इस तरह से। कुल मिला के इन डिप्रेशंस के अंदर, इन गड्ढों के अंदर आपको क्या रखते जाना है, एटम्स को अरेंज करना है। ठीक है। अब ये जो लेयर आ रही है ये बिल्कुल इस तरह की लेयर है, एटम्स के ऊपर एटम, इसको हम क्या बोलते हैं, बी टाइप लेयर। तो इस तरह अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरह की लेयर को मैं क्या बोलता हूं, पहले ए आया, फिर बी आया, फिर ए, फिर बी। तो इस तरह इसको हम बोलेंगे ए बी टाइप अरेंजमेंट। ये दोनों चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई। दो तरह से अरेंजमेंट हो सकता है 2D के अंदर। पहला मैंने बताया कि एक लेयर के ऊपर, जस्ट ऊपर आपको एक और लेयर रखनी है, फिर तीसरी लेयर उसके ऊपर, चौथी लेयर उसके ऊपर, इस तरह रखते जाना है। तो सारी लेयर एक जैसी दिखेगी, हम बोलते हैं कि ए टाइप का अरेंजमेंट हो गया। दूसरा बोल रहा हूं कि पहले एक लेयर रखो और उसके ऊपर जो डिप्रेशन बने हुए थे उन डिप्रेशन के अंदर एटम्स को फंसाते जाओ। तो इस तरह जो नेक्स्ट लेयर आएगी उसकी पोजीशन थोड़ी सी सरकी हुई लगेगी आपको, थोड़ी सी खिसकी हुई लगेगी। इसका मतलब ये जो हो गया ए हो गया, तो दूसरी वाले को हम बी बोल देंगे। अब अगर इसके भी डिप्रेशन में आप एटम्स को रखते जाओ, कुछ नया नहीं किया है, जो पहले किया था वही किया है, लेकिन अब जो एटम्स की पोजीशन आएगी वो पहले की जैसे सिमिलर लगेगी, तो इसको हम ए बोल देंगे, फिर दोबारा करेंगे बी बोल देंगे। इसको बोलेंगे ए बी टाइप का अरेंजमेंट। ये चीज क्लियर है। अब अगर हम बात करें कि ये जो अरेंजमेंट रहेगा इनका नाम क्या क्या रहेगा, इनके नाम जो रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ये जो है, अगर इसके अंदर एक यूनिट सेल की बात करो, यूनिट सेल क्या है भाई, देखो ये चार एटम्स जो हैं इनसे मिलके एक स्क्वायर बन सकता है, ये स्क्वायर बन सकता है। इसके बाद इनसे मिलके फर्दर एक स्क्वायर बन सकता है, फिर एक स्क्वायर बन सकता है, ऊपर भी एक स्क्वायर बन सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो यूनिट सेल रहेगी किस तरह की रहेगी, वो स्क्वायर टाइप की रहेगी। तो इस तरह की पैकिंग को भी हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इन 2D स्क्वायर तो 2D के अंदर ही बन सकता है, और 2D का अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, ये हो गया। इसके अंदर जो अरेंजमेंट बनेगा वो कैसा बनेगा, यहां पे स्क्वायर नहीं बनेगा। अगर आप चार के इनको मिलाते भी हो तो आपका स्क्वायर नहीं बनेगा। तो यहां पे किस तरह की बनेगी, यहां पे जो लेयर बनेगी, यहां पे जो बन रहा है अरेंजमेंट वो किस तरह का बन रहा है, देखो मैं क्या करता हूं, चार को नहीं मिलाता हूं, मैं 6 को मिलाने की कोशिश करता हूं इस तरह से। इन 6 को मैंने मिला दिया, और 6 को मिलाने से एक हेक्सागोन नहीं बन गया क्या। इसके बाद अगर आप चाहो तो इस तरह से हेक्सागोन बना सकते हो, है कि नहीं। इसी तरह से आगे यहां पे हेक्सागोन बना सकते हो, फिर फर्दर यहां पे हेक्सागोन बना सकते हो, इस तरह से ऊपर हेक्सागोन बन जाएगा। जितनी आप लेयर दिखाओगे उतने ज्यादा हेक्सागोन, इसके नीचे एटम्स आएंगे, यहां पे इस तरह से हेक्सागोन बन जाएगा। तो इस तरह से इस पैकिंग को हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल, इसको हम क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। ये अरेंजमेंट हो जाएगा। एक और चीज की हम बात कर रहे थे कि पैकिंग तो हो गई भैया हमारी, हमने बोला था एक नेक्स्ट जो नया टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, वॉइड। वॉइड मतलब खाली जगह। इन एटम्स के बीच में जो खाली जगह आएगी वो 4 एटम से भी मिलके घिरी हुई है ना, और हर एक साइड में इक्वल खाली जगह छूटी हुई है। ये जो बीच में जो खाली जगह है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वॉइड। ये जो खाली जगह है इसको मैं क्या बोल दूंगा, वॉइड। आप स्ट्रक्चर के साइड में लिख सकते हो इस तरह से कि ये जो रहेगा ये क्या हो गया, ये वॉइड हो गया। यहां पे वॉइड कैसी है, वैसी ही है, उस जैसी है, या फिर अलग है, अलग है। सर यहाँ पे जो 4 एटम से घिरी हुई थी, यहाँ पे कितने एटम से घिरी हुई है, कोई भी आप उठा के देख लो। मान लेते हैं कि ये वाली हम देख रहे हैं, ये किस तरह की है, 3 एटम से घिरी हुई है। तो जो वॉइड बनेगी यहां पर,
जो वॉइड बनेगी वो यहां पर कैसी होगी, वो यहां पर होगी स्क्वेयर, स्क्वेयर टाइप की वॉइड्स बनेगी यहां पर। और यहां पर जो वॉइड्स बनेगी वो कैसी बनेगी भाई, वो तीन के बीच में बनेगी, तो इसको हम बोल सकते हैं ट्रायंगुलर। इसको ट्रायगोनल भी बोला जाता है वैसे तो। अब ट्रायंगुलर या ट्रायगोनल में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इतनी चीज समझ में आ गई, 2D के अंदर एटम्स की क्लोज पैकिंग कैसे होती है वो चीज समझ में आ गई। फटाफट से इसको नोट कर लो, इसका स्ट्रक्चर आपको बहुत नीटली और क्लीनली बना देना है। नोट करो इसको एक बार, इस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू और देख लो। इसके अंदर आपको बताया हुआ है कि किस तरह से लेयर बाय लेयर जो रहते हैं, एक हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है, जिसके अंदर जो एटम्स एक दूसरे के ऊपर किस तरह से रखे हुए हैं, हेड टू हेड रखे हुए टच कर रहे हैं। और दूसरे के अंदर किस तरह से किया हुआ है, दूसरे के अंदर किया हुआ है एटम्स को कि जो डिप्रेशन बने हुए थे उनके अंदर क्या कर दिया, एटम्स को फिट कर दिया। इस तरह से स्क्वायर टाइप और हेक्सागोनल टाइप पर 2D पैकिंग तैयार हो जाती है। इतना क्लियर है। अब 3D की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अपना थर्ड यानी कि क्लोज पैकिंग इन 3D। थर्ड टॉपिक रहेगा हमारा आज का। तो इसके अंदर हमें क्या देखना है कि एटम्स की 3D के अंदर पैकिंग किस तरह से होती है, 3D में पैकिंग किस तरह से होती है, 3D बनता कैसे, पहले एक बार वो चीज डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बोला कि एक रस्सी थी, रस्सी को अपने दूसरे के ऊपर अरेंज करते चले गए तो एक प्लेन बन गया। या मार्कर्स के एग्जांपल्स मैंने बताया था कि एक मार्कर जो था वो एक 1D लग रहा था, उसके नीचे 2-3 मार्कर लगाए तो फिर क्या बन गया, फिर जो चौड़ाई आई, कुछ लंबाई हो गई इस प्लेन की और कुछ क्या होगी, इसकी चौड़ाई भी होगी, तो हम बोलते हैं कि वो 2D बन गया। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं कि जैसे हमने प्लेन का एग्जांपल लिया था, ये व्हाइट बोर्ड, इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक और व्हाइट बोर्ड रखता हूं, एक और व्हाइट बोर्ड रखता हूं, इस तरह 10 व्हाइट बोर्ड एक दूसरे के ऊपर रख देता हूं, क्या तब भी इसकी मोटाई को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं? नहीं। अब जो मोटाई बनेगी वो काफी ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। तो यहां से याद रखना है कि जब 2D प्लेन्स को एक दूसरे के ऊपर अरेंज कर दिया जाता है तो वहां से बनता है एक 3D स्ट्रक्चर। ये चीज क्लियर होगी। अभी हमने देखा था कि अरेंजमेंट जो होता है वो किस तरह से होता है, टेट्रा है, सॉरी स्क्वेयर और ट्रायंगुलर जो वॉइड्स थी उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले यहां से आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रायंगुलर वॉइड्स है वो बहुत काम की चीज है। ट्रायंगुलर वॉइड्स जो रहेंगी वो बहुत काम की चीज रहेगी, स्क्वेयर वॉइड्स को अभी हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई जो ट्रायंगुलर वॉइड्स थी वो किस तरह से बनती थी। ट्रायंगुलर वॉइड जो थी वो बनती थी 3 एटम्स के बीच में। एक एटम ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा एटम हो गया ये। इनके बीच में जो वॉइड है वो कैसी रहेगी, वो रहेगी ट्रायंगुलर वॉइड या फिर ट्रायंगुलर वॉइड। ठीक है, अब इस वॉइड को आप इस तरह मान के चलो कि आपके पास 3 बॉल्स हैं, 3 टेनिस बॉल्स हैं, उनको अपने आपस में इस तरह जोड़ रखा है। यहां से जोड़ दिया फेविक्विक लगा के, यहां से जोड़ दिया और यहां से जोड़ दिया, हो गया इतना। अब मैं क्या करता हूं कि एक और बॉल लेता हूं, वो इसके ऊपर रख देता हूं, ये जो बीच की खाली जगह थी उसको ढक देता हूं। इसको मैंने क्या कर दिया भाई, ये चौथी बॉल मैंने यहां पे रख दी। तो क्या अभी खाली जगह आपको दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। अब मैंने क्या किया है, इन 3 पॉइंट्स के ऊपर एक और एटम रख दिया। इन 3 खाली जगह जो थी इन 3 एटम्स के बीच की, उसके ऊपर एक और एटम रख दिया है। ठीक है, इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूं, इस खाली जगह को नीचे से भी ढक सकता हूं, इसके नीचे भी एक एटम लगा सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके नीचे भी एक एटम रखा हुआ है। इस तरह से जो वॉइड बनती है, अब देखो एक 3D स्ट्रक्चर बन गया। पहले तो इसकी ये 3 एटम जो थे वो खाली उनकी क्या थी, लंबाई चौड़ाई थी। अब उसके ऊपर जो आप रखना स्टार्ट कर दोगे 3D बनना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बीच की जो खाली जगह थी उसको आपने कवर कर दिया है। तो जब इस तरह से एक बीच में खाली जगह कवर हो जाए तो अब जो खाली जगह होगी वो भी 3D में होगी, वो भी ऊपर की साइड में खाली है, कुछ जगह खाली रहेगी ना। तो इस तरह से जो वॉइड बनती है उस वॉइड को बोला जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। इसको क्या बोलेंगे हम, टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर पूछे कि टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होती है तब क्या बताओगे, तो आप बताओगे कि व्हेन ए ट्रायंगुलर वॉइड इज कवर्ड बाय एन एटम बाय प्लेसिंग ऑन इट फ्रॉम द बोथ साइड, दोनों साइड से कवर करना है आपको। तो जब एक ट्रायंगुलर वॉइड को आप क्या कर देते हो, कवर कर देते हो दोनों साइड से, उसके ऊपर जस्ट ऊपर एक एटम रख के, तो जो खाली जगह बचेगी, देन द एम्प्टी स्पेस इनक्लोज बिटवीन दोज एटम्स इज नोन एज, क्या बोलेंगे उसको, टेट्राहेड्रल वॉइड। ये चीज क्लियर होगी। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो होती है कैसे बनती है, ट्रायंगुलर वॉइड को ऊपर से कवर करके क्या बन जाती है, टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाती है। एक तरीका हो रहा है हमारे पास, मैं क्या करता हूं, पहले ये ट्रायंगुलर वॉइड ही बनाता हूं। ये बन गई मेरे पास एक ट्रायंगुलर वॉइड। कैसे बनती है, 3 एटम के बीच में जो खाली जगह रहेगी उसको ट्रायंगुलर वॉइड बोल देंगे।
और फिर मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर एक और ट्रायंगुलर वॉइड को ही रखता हूं। एक और ट्रायंगुलर वॉइड तो बनानी पड़ेगी पहले, और लेकिन अब की बार जो ट्रायंगुलर वॉइड बनाएगी उसको मैं क्या करूंगा, उल्टा कर लूंगा, इन्वर्ट कर लूंगा। ये 3 बॉल इस तरह से रखी हुई थी, अब की बार मैं क्या करता हूं, एक बॉल ऊपर रखता हूं और 2 बॉल्स को रखता हूं नीचे। और साइज जो है वो सेम रखना आपको, 6 की 6 बॉल्स का। 3 बॉल आपने यहां रखी है, 3 बॉल यहां रखी है। और अब क्या करता हूं, इन बॉल्स को यहां से उठाता हूं, बाहर लेके आता हूं, इसके ऊपर एज इट इज रख देता हूं। तो क्या होगा यहाँ पे, तो मैं देखूंगा कि ये जो खाली जगह रहेगी अब भी आपको दिखाई देगी। ये जो खाली जगह है और ये जो खाली जगह है एक दूसरे के जस्ट ऊपर ओवरलैप कर जाएगी। तो यहां से मैं क्या बोलता हूं, ये जो खाली जगह रहेगी और ये जो खाली जगह रहेगी, इसके आर पार आप देख सकते हैं पहले ये खाली जगह कवर हो गई थी, लेकिन अब की बार ये कवर नहीं होगी। तो इस तरह जो वॉइड बनेगी उसको क्या बोलूंगा मैं, उसको बोलूंगा एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अरेंज करने की कोशिश करते हैं। मैं इस एटम को रखता हूं पहले ऊपर, यहां पे रख दिया, ये पहला एटम मैंने। इसके बाद इन 2 एटम्स को रखना है, एक एटम ये हो गया और एक एटम ये हो गया। और जो खाली जगह होगी वो आपको आर पार एक रास्ता दिखाई देगा अंदर। अब जो इन 6 एटम्स के बीच में जो खाली जगह बची हुई है उसको क्या बोलूंगा मैं, इसको बोला जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होती है। टेट्राहेड्रल वॉइड जो रहती है वो किस तरह से बनती है, वो बनती है 3 एटम्स के बीच में ट्रायंगुलर वॉइड थी, उसके ऊपर आपने एक एटम रख दिया, बन गई वो टेट्राहेड्रल वॉइड। और 3 एटम्स के बीच में क्या थी, एक ट्रायंगुलर वॉइड थी। उसके बाद क्या किया आपने, उसी तरह के 3 एटम्स को इन्वर्ट करके उसके ऊपर रख दिया, यानी एक ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर दूसरी ट्रायंगुलर वॉइड को ही रखा है इन्वर्ट करके। देन द एम्प्टी स्पेस इनक्लोज्ड इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इतना क्लियर है। फटाफट से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और 3D जो पैकिंग है उसको देखते हैं। फटाफट नोट करो इसको। तो लास्ट जो टॉपिक रहेगा, आपको ये पता चल गया कि टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होती है। लास्ट जो टॉपिक है वो ये है कि किस तरह का 3D अरेंजमेंट होता है जब टेट्राहेड्रल बनती है, किस तरह का अरेंजमेंट होता है जब ऑक्टाहेड्रल तरह की वॉइड्स बनती है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि हमें वो 2D लेयर्स को अरेंज करते जाना है। 2D में से भी अब क्या करना है आपको, जो स्क्वायर टाइप के अरेंजमेंट है उसको हटा देता हूं। ये दोनों तरह की वॉइड जो बनेगी किससे बनेगी, ये बनेगी जो हमारे पास हेक्सागोनल जो लेयर्स थी 2D के अंदर उनसे। तो हेक्सागोनल लेयर बना रहा हूं मैं सबसे पहले आपके सामने। हेक्सागोनल लेयर किस तरह से बनती थी, उनके लिए आपको एटम्स को आपस में टच कराना है और जो डिप्रेशंस बनते हैं इनके बीच में, वहां पे एटम्स को क्या करते जाना है, पैक करते जाना है। ठीक है, आप जो ड्राइंग कर रहे हैं उसके अंदर जो स्ट्रक्चर रहे, कोशिश करना कि एटम्स का साइज जो रहे ऑलमोस्ट सेम रहे। कोई आप कंपास यूज कर सकते हैं या कुछ और चीज यूज कर सकते हैं जिसकी हेल्प से एटम्स जो रहे उनका साइज जो है वो इक्वल रहे। इसके अंदर इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, ये एक हेक्सागोनल लेयर होगी। आपको इसी तरह से एक और दूसरी हेक्सागोनल लेयर बनानी है और उस हेक्सागोनल लेयर को इसके ऊपर अरेंज करना है। उससे क्या बन जाएगा, 3D अरेंजमेंट बन जाएगा। उसको अरेंज करने का तरीका क्या होगा कि दूसरी हेक्सागोनल लेयर जो है उसको या तो मैं डिप्रेशंस के अंदर फिट कर दूं, ये जो खाली जगह रहेगी इनके अंदर, ये जो गड्ढे बने हुए हैं इनके अंदर फिट कर देता हूं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो नेक्स्ट एटम, ये जो एटम आएगा वो यहां पे आएगा। नेक्स्ट एटम कहां पे आएगा, वो एटम आएगा यहां पे। तीसरा एटम ये आएगा यहां पे। और इस तरह हम देख सकते हैं कि ये जो एक वॉइड थी, ये जो खाली जगह थी, इसको इस एटम ने कवर कर दिया है। तो ये किस तरह की वॉइड रहेगी, इसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। टीडी वॉइड लिख रहा हूं, आपको समझ जाना है, टेट्राहेड्रल वॉइड लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज, अब अगर मैं इस एटम की बात करता हूं तो वो यहां पे आएगा इस तरह से। और हम देखेंगे कि ये नीचे ये टेट्राहेड्रल वॉइड थी, इसके ऊपर वाले एटम से भी एक ट्रायंगुलर वॉइड बन रही है। नीचे भी ट्रायंगुलर वॉइड थी, ऊपर भी ट्रायंगुलर वॉइड बन रही है। इस तरह स्टार की तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाई देगा जो ढका हुआ नहीं है। तो इस वॉइड को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस तरह का अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी वॉइड जो रहेगी वो ज्यादा बड़ी रहेगी। टेट्राहेड्रल वॉइड जो रहेगी वो बड़ी रहेगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ज्यादा बड़ी रहेगी। खाली जगह कौन सी ज्यादा होगी, टेट्राहेड्रल वाली जगह पे या ऑक्टाहेड्रल वाली जगह पे।
ऑब्वियस सी बात है, टेट्राहेड्रल के अंदर क्या था, 3 एटम बीच में खाली जगह थी, ऊपर से भी ढक दिया, नीचे से भी ढक दिया, तो खाली जगह खत्म हो गई, इसके बाद कोई नई वॉइड आएगी। ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या हुआ है, 3 एटम बीच में खाली जगह थी, उसके ऊपर फिर से एक खाली जगह आई है, तो यहां पे ज्यादा जगह है, तो मैं बोल सकता हूं कि एम्प्टी स्पेस इन octahedral void is more than that in tetrahedral void। ये चीज क्लियर है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि कितने कितने ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल वॉइड मिल रही है आपको। अगर किसी यूनिट सेल में एक एटम आपको मिला हुआ है, अगर किसी यूनिट सेल के अंदर एक एटम मिला हुआ है, एक एटम मतलब ये नहीं कि एक स्फीयर मिला हुआ है, एक यूनिट सेल जो रहती है, अगर मैं बात करता हूँ सिंपल क्यूबिक की, तो वहां पे 8 एटम्स रहते हैं अलग अलग जगह पे, और उनके बीच में भी कुछ खाली जगह रहती है, और पूरी यूनिट सेल के अंदर एटम कितना रहता है, 1 रहता है। तो इस तरह मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं कि अगर n नंबर ऑफ एटम्स आपके पास यूनिट सेल के अंदर है, फॉर n एटम्स पर यूनिट सेल, टेट्राहेड्रल वॉइड जो रहेंगी उनका नंबर कितना होगा, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो रहेंगी उनका नंबर कितना होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ध्यान रखना है कि अगर किसी यूनिट सेल के अंदर n नंबर ऑफ एटम्स आए हुए हैं, तो वहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n रहेंगी, और टेट्राहेड्रल वॉइड जो छोटी जगह थी वो काफी सारी रहेंगी, इनसे जस्ट डबल 2n नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स रहेंगी। ये चीज पता चल गई। अगर मैं बोल रहा हूं कि एक सिंपल क्यूबिक आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो उसके अंदर एक एटम है, अगर उसके अंदर कोई टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती होगी, तो वहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी कितनी, n नंबर ऑफ n ही बनेगी, 1 ही बनेगी, और टेट्राहेड्रल कितनी बनेगी, वहां पर 2n बनेगी। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूं। ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ कर लेने हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर इस चैप्टर के एंड तक हम पहुंचेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।